ने बताया कि कैसे बाल बाल ध्वनि लोरियां हमारे बच्चों को किस प्रकार भावनात्मक विचारों को प्रभावित करती हैं। और इसी के साथ मैं अब विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय गोकुल सोनी जी को मंच पर आए और हमें अपने प्रेरणादायी विचारों से मार्गदर्शित करें। साहित्य जगत में अत्यधिक सक्रिय मीनू पांडे जी, जो सराफ मैडम संचालन कर रही हैं, उनके लिए तो प्रणाम बनता ही है। आशीष दुबे जी, हमारे मित्र घनश्याम मैथिल जी, कविता जी, वर्षा जी, आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं सदन में जो विराजे हैं सभी साहित्यकार बंधु या साहित्य प्रेमी सभी को प्रणाम करता हूँ। साथ में हमारे बहुत पुराने मित्र वृंदावन राय सरल भी बैठे हुए हैं, उनको यहाँ देखकर अच्छा लगा। शरद सिंह जी हैं और भी काफ़ी लोग हैं यहाँ में, नाम लेना वक्त ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ आपके यहाँ सागर में भी होते हैं, भोपाल में भी होते हैं, पर मैं समझता हूँ कि बाल साहित्य पर बच्चों के बारे में बहुत कम कार्यक्रम, तो इसलिए एक बार मीनू पांडे जी के नाम तालियां जोरदार बाल साहित्य पर इन्होंने कार्यक्रम किया। वास्तव में जिस साहित्य पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, जो हमारे देश की नींव है, उस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। निराला ने भी बाल साहित्य लिखा है, वेदों पुराणों में भी इसके सूत्र मिलते हैं। ऐसा कोई कालखंड नहीं रहा जब बाल साहित्य न लिखा गया हो, परंतु बीच में थोड़ा सा शिथिलता आई थी और अब लोगों ने गति पकड़ी है। आज का विषय जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने स्पष्ट कर ही दिया है, और कविता जी ने तो काफ़ी अच्छा अकादमिक ढंग का उस पर आलेख लिखा है, ध्वनि विज्ञान के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया है। तो निश्चित इस जानकारी से आपका ज्ञान संवर्धन तो हुआ ही होगा। लोक ध्वनि से बाल ध्वनि तक परंपरा, कथा और काव्य का जीवन संगम। परिभाषा इन्होंने बताई दी है कि लोक ध्वनि क्या है, कैसे अभिव्यक्त होती है। लोक ध्वनि सरल भाषा में ही बोले हैं, लोक ध्वनि अर्थात लोक या समाज में प्रचलित विभिन्न परंपराएं और विचार, इनका स्वर क्या है, ये लोक ध्वनि। वास्तव में लोक में प्रचलित धारणा अनुसार लोक ध्वनि से बाल ध्वनि तक की यात्रा बड़ी अद्भुत और मजेदार अनुभव है, जिसमें परंपरा है, कथा है, काव्य का जीवन संगम है, और यह यात्रा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमें हमारी संस्कृति को गहराई से समझने का भी अवसर है। सरल भाषा में कहें तो लोक ध्वनि से तात्पर्य है हमारी लोक कथाओं, लोकगीतों, लोक परंपराओं और साहित्य से उत्पन्न जो ध्वनि है, उसे ही लोक ध्वनि हम कह सकते हैं। बाल ध्वनि आप समझते ही होंगे किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास को जो प्रभावित करे, उसे रुचिकर लगे, बच्चों में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करे, उसे बाल ध्वनि का नाम दिया जा सकता है। बालक जो सुनेगा वही सीखेगा, और जो सीखेगा वही आचरण में भी ढालेगा। देश की आजादी के समय समूची लोक ध्वनि भारत की आजादी पर टिकी थी, और उसके नेता थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से देश का बच्चा बच्चा प्रभावित, जो भी अखबारों में छपता था महात्मा गांधी के बारे में, आप यूं कह सकते हैं कि लोक ध्वनि जो थी वो महात्मा गांधी के पक्ष में थी। तब कमला चौधरी लिखती हैं, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, सम्मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव कहूं। ये लोक ध्वनि को बाल ध्वनि में ढालने का बहुत सुंदर उदाहरण है। पूरा लोक आजादी के लिए समर्पित था और उससे बच्चे तक प्रभावित थे। बच्चों के स्वर को कविता के माध्यम से कमला चौधरी ने अपनी इस कविता के माध्यम से आवाज दी। हमारा बाल साहित्य बाल गीतों और बाल कथाओं से तो भरा पड़ा है। बच्चा कम उम्र से भी बड़े चाव से सुनता भी है। ये रचनाएं बच्चों को ज्यादा याद होती है। मछली जल की रानी है, बंदर मामा पहन पजामा, दावत खाने आया, दोनों सुनाओ, बच्चे बड़ी शौक से गाते हैं। ऐसी कविताएं बड़े आसानी से बच्चों को याद हो जाती हैं। और ये ध्वनियाँ
बच्चों को हमारी संस्कृति को गहराई से समझने का अवसर प्रदान करता है। बात बड़ी भली बात ये अभिव्यक्त होती है अपने लोक साहित्य में, जैसे कि लोक साहित्य की अपने हमारे मैथिली जी ने काफी अच्छे ढंग से लिखा। लोक साहित्य में, दंत कथाओं में, प्रचलित कहावतों में, मुहावरों में, लोक साहित्य तो आपको पता ही है 2 रूपों में पाया जाता है। और मैं समझता हूँ लिखित इतना ज्यादा लोक साहित्य नहीं है जितना वाचिक अवस्था में पाया जाता है। लोक साहित्य सबसे ज्यादा दादी नानी की कहानियों में, उनकी लोरियों में जो कथा कहानी सुनाते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा भाग है लोक साहित्य का, जो बच्चों को संस्कारित करता है। कोई ना कोई ढंग से शिक्षा दी जाए बच्चों को, चाहे आप कविता बोलें, चाहे लोक साहित्य में कहानियां सुनाएं, आप उसमें पाएंगे कि नैतिक मूल्य अवश्य ही छिपे होते हैं। जैसा कि मैथिली जी ने कहा, इनबिल्ट होते हैं। किसी भी उसका आप निष्कर्ष देखिए, कोई ना कोई बात सिखाएगा अवश्य। जैसे कि अगर आप बंदर की कहानी पढ़ेंगे, बंदर और मगर की, जिसमें वो बड़ी मीठी जामुन खिलाता है, फिर वो मगर कहती है कि उसकी गले का लाओ। अब इस कहानी को जब बच्चों को सुनाते हैं तो बच्चे के मन में 2 बातें संप्रेषित होती हैं। नंबर 1, मित्र से धोखा नहीं करना चाहिए। नंबर दूसरी बात ये होती है कि अगर कठिन परिस्थिति पड़ जाए तो कैसे उसका हल निकालें। बंदर क्या बोलता है, कलेजा तो मैं पेड़ पर टांग गया हूं। मतलब कितनी चतुराई से वो उस मुसीबत से बच गया। तो हमने बच्चों को 2 बातें सिखाई, एक तो मित्र से धोखा नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात, अगर हम मुसीबत में पड़ जाएं तो कैसे बचें। एक छोटी सी कहानी कितना बड़ा संदेश दे जाती है। आपने खरगोश कछुए की सुनी होगी कहानी। अपने आप कहानी तो बच्चा बड़े मजे से सुनता है, अरे खरगोश हार गया, उसको लगता है। बाद में उसको एक बात समझ में आती है कि खरगोश हारा क्यों, क्योंकि वो सो गया था। खरगोश कतई कम नहीं है कछुए से, पर सो गया था। बच्चों के मन में स्वाभाविक बात आती है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, आगे अगर बढ़ना है तो। अगर हमने आलस्य किया तो हमारी तेज गति होते हुए भी हम दूसरों से, कमजोर बच्चों से भी हार जाएंगे। तो ये कहानी एक हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी आया, धार्मिक ग्रंथों में इसमें जीवन, रामचरितमानस में आप देखेंगे, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये बात साहित्य है। चाहे वो आप सूरदास का मैया पूरी मैंने ही माखन खाई, ये बात साहित्य है। इतने बड़े बड़े रचनाकारों में इतने बड़े बड़े संत कवियों ने बाल साहित्य की कतई उपेक्षा नहीं की। इससे आप बाल साहित्य का महत्व समझ सकते हैं। और बच्चा गांव तक में जब देख रहे हैं कि किसी बात पे पिताजी चिंतित है, दादाजी हमारे बड़े चिंतित हैं, क्यों क्या हो गया, तब वो दादाजी दादी से कह रहे हैं कि अरे पूरी फसल को ओले पड़ गए। बड़ा दुखी होता है, ठंडी सांस भरता है। फिर वो कहते हैं वही है वही जो राम रचीला था, जो राम जी करेंगे सो होगा। बच्चा अनायास में इस बात को पकड़ता है कि जब बहुत दुखी हो तो राम जी के नाम का सहारा लें। कितनी बड़ी बात, ये अपने आप बच्चा सीख जाता है। तो लोक साहित्य के, जो बाल साहित्य के बीज हमारे ग्रंथों में भी हैं, और ये धीरे धीरे बच्चों के संस्कार में डालते हैं। उनको सुनाते हैं, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सरवाई, या प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। ये अनपढ़ों तक को ये चौपाइयां याद है। बड़ी बात तो ये है, अनपढ़ों तक को याद है। और ये क्योंकि बच्चों में एक बड़ी बात है कि बात कहने से उनको कम समझ में आती है, आचरण के द्वारा ज्यादा समझ में आती है। क्योंकि मेरी एक लौकता भी है कि एक दादाजी बार बार समझाते थे बच्चों को, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, और बीच बीच में बीड़ी पीते जाते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने सोचा कि बच्चों में तो अच्छे संस्कार ढल गए होंगे। एक दिन पिछवाड़े गए तो बच्चे बीड़ी पी रहे थे। तो बच्चे आपकी बात सुनते कम है, आपको ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं। आप जो कर रहे हैं उसका अनुकरण ज्यादा करते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि आप जो सिखाना चाह रहे हैं वो अपने आचरण में भी डालें। केवल कहने से बच्चे नहीं सीखेंगे। आप हर चीज लोक से जुड़ी हुई है। कोई बिगड़ा हुआ बच्चा आता है तो आपने बुंदेली में कहावत सुनी होगी, अरे भैया वो तो फला का लड़का है, उसके बारे में तो क्या कहना।
जैसे जी के नदिया नारे उनसे उनके भरका, और जैसे जी के बाप मताई उनसे उनके लड़का। है ना ये कहावत, सुनते होंगे आप। कितनी बड़ी बात को कितनी आसान कहावत में उन्होंने बच्चे का परिचय दे दिया कि वो बच्चा कैसा होगा। तो ये लोक साहित्य है। अब आप आते हैं कि ये तो हो गई लोक साहित्य की। वास्तव में बच्चों में हमारे जो 16 संस्कार मनुस्मृति में बताए गए, मनुस्मृति में जो 16 संस्कार बताए गए हैं उनमें से काफी कुछ संस्कार बच्चों के ऊपर है। जैसे कि आपका जन्म संस्कार है, नामकरण संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार है, उपनयन संस्कार, ये सभी बच्चों से संबंधित संस्कार है। तो हमारा जो लोक साहित्य है या लोक ध्वनि है, ये बच्चों से कभी निरपेक्ष नहीं है। वेदों में भी आप देखेंगे तो बाल साहित्य के बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने के लिए ऋग्वेद का सूक्त है। ऋग्वेद का सूक्त है 9:1-1-3। इसमें बच्चों की शिक्षा के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद का एक मंत्र है 3:1-1, इसमें भी माता अपने बच्चों को शिक्षा देने के बारे में कहती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका कैनवास कितना बड़ा है, इसका दायरा बाल साहित्य का कितना बड़ा है। अथर्ववेद में भी एक सूत्र है, अथर्ववेद में है 1:1-1-5, इसमें बालक को शिक्षा और उसके भविष्य के बारे में बड़ी गहनता से चर्चा की गई है और बताया गया है कि बच्चों के भविष्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए। इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि बच्चों के विकास हेतु आरंभ से ही यह लोक कितना कटिबद्ध था। चाहे वो धार्मिक किताबें लिख रहा हो, चाहे शास्त्र लिख रहा हो, चाहे वेद पुराण लिख रहा हो, चाहे महज एक कविता लिख रहा हो, परंतु उसका केंद्र, उसकी दृष्टि का केंद्र बच्चे थे। अब ये जैसा अभी उदाहरण दिया था, उठो लाल आवाज़े खोलो, पानी लाई हूँ लो, बीती रात कमल दल फूले, उसके ऊपर भौरे झूले। अब वो कितने लाड़ से जगाएंगे। ये लाड़ बच्चों में लोक साहित्य से जो आता है क्यों आवश्यक है। वैज्ञानिक इसको सिद्ध कर चुके हैं कि जिन बच्चों का बचपन पीड़ित हुआ है, प्रताड़ित हुआ है, डांट डांट के उनको बड़ा किया गया, वो बड़े में निश्चित होकर अपराधी बनते हैं। तो बाल साहित्य का इतना महत्व है कि देश को अगर आपको अपराधियों से मुक्त करना है, उस दिशा में नहीं जाने देना है, तो आप सकारात्मक बाल साहित्य रचिए। पंचतंत्र की कहानियां, वो तो बाल साहित्य का एक बहुत बड़ा भंडार है। वो जितने भी नैतिक मूल्य, विष्णु शर्मा ने जब लिखा तो 4 बिगड़े राजकुमार जो उनके पिताजी के लिए सिद्धत बन चुके थे, उनको उसने इंसान बना दिया विष्णु शर्मा ने, और पूरे नैतिक मूल्यों का रोपण उन्होंने बाल कहानियों, जिसकी पंचतंत्र लिखी, बाल कहानियों के माध्यम से किया और उनको सुधारा। इससे भी आपको बाल साहित्य की और लोक ध्वनि की वो विशेषता क्या होती है, ताकत क्या होती है, शक्ति क्या होती है, वह पता चलती है। और मैं और आगे वक्ता आपको बताएंगे कैसा है। समय में ज़्यादा नहीं लेना चाहता। तो हाँ, एक बात जरूर है, 1-2 मिनट की बात और है कि कविताएं लिखें तो कैसी लिखें। हमसे कहा गया कि बाल साहित्य, बाल कविता लिखो, तो मुझे लगता है कि मैं जो कुछ लिखूं वो अनायास में उनको मनोरंजक भी लगे और उस बच्चे को सीखें भी। तो मैंने एक कहावतों को समेटती हुई कविता लिखी है कि कहावतों की झड़ी लगाकर रामायण सी बाँच रहे हैं, हिंदी वाले कक्षा शिक्षक सब बच्चों को डांट रहे हैं, बोले पिंकी से गुस्से से, कुछ पूछो कुछ बता रही हो, अलग बैठकर एक कोने में 2.5 चावल पका रही हो। 2.5 चावल इतना धीरे धीरे लिखती जरा रही है तुम में जोश, 2 घंटे में बस 2 पन्ने, 9 दिन चले 2.5 कोस। कविता के माध्यम से बच्चों को कहावतें याद होती है। बीच में बोला टीनू तो उसको गुस्से से किया मना, तू चुप रहे मैं तुझको जानू, खोता चना बाजेगा ना। मेरे जाते ही सब बच्चे भारी उदम मचा रहे थे, सब समझे मैं ना लौटूंगा, चैन की बंसी बजा रहे थे। जिसका पढ़ने में मन ना हो गदर यहाँ पर नहीं बचाओ, ऐसे बच्चों से मैं कहता 9-2-11 तुम हो जाओ। पेन चुराकर पिंकी का मन, उसको मार रहा तू चाटे, गलत काम कर सीधा बनता, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम तो सभी ढीठ हो इतने, मुश्किल है तुमको समझाना है ऐसे भैंस के आगे भी है।